हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू खत्री ट्यूशन क्लासेस। मैं दीप्ति राठी आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक क्विक रिवीजन आपके चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से, जिसमें कि हम कवर करेंगे आज जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में हम मेनली आज कवर करने जा रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को। तो लेट्स सी। तो आइए देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। सबसे पहले तो समझते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर होते क्या है। जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे कॉज होते हैं या तो म्यूटेशन के कारण, यानी कि या तो म्यूटेशन होती है हमारे जीन में या फिर हमारे क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाना, उसको हम कंप्लीट जेनेटिक डिसऑर्डर में डाल देते हैं। सो इट कैन बी कॉज ड्यू टू अ चेंज इन अ जीन और इन अ क्रोमोसोम नंबर। यही जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और सेकंड हमारा टाइप आ जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो मेंडेलियन डिसऑर्डर हमारे होते हैं कॉज ड्यू टू जीन, यानी कि हमारे जीन में म्यूटेशन या फिर उसका ऑल्टरनेशन हो जाना। हमारे जीन के अंदर कोई भी चेंज होगा तो वो हमारा जाएगा किसमें? मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर। यानी कि इसमें क्रोमोसोम की वजह से कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि क्रोमोसोम का चाहे नंबर बढ़ जाए या फिर डिक्रीज हो जाए या फिर क्रोमोसोम की शेप चेंज हो जाए, इसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है जब हमारे जीन के अंदर, जो हमारे जीन्स लगे हुए हैं हमारे क्रोमोसोम के अंदर, जब हमारे जीन पर कोई भी इफेक्ट आता है, कोई भी चेंज आता है। ये आ गया हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर। सेकेंड टाइप है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो एज द नेम सजेस्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर, क्रोमोसोम की शेप में अगर कोई भी चेंज होता है तो वो हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जाता है। नंबर में चेंज, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता ही है कि वी हैव 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर ये नंबर हमारा 47 हो जाए या फिर ये नंबर हमारा 45 हो जाए तो हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। इसी तरफ मेंडेलियन डिसऑर्डर में क्या होगा? वो चेंज जो कि जीन की वजह से हो रहा है, जीन के चेंज होने की वजह से हो रहा है, जीन में म्यूटेशन आने की वजह से हो रहा है, इसको हम बोलते हैं अपना मेंडेलियन डिसऑर्डर। लेट्स सी द नेक्स्ट। ओके, तो जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। तो आज के हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो आइए देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर हमारा कैसे है। मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो यही मेंडेलियन डिसऑर्डर हमारा डिवाइड हो जाता है ऑटोसोमल में, ऑटोसोमल डिसऑर्डर और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ऑटोसोमल आपको पता है जो ऑटोसोम्स की वजह से होता है, यानी कि हमारे जो 45 ऑटोसोम्स हैं, और सेक्स लिंक्ड यानी कि जो हमारा एक क्रोमोसोम है, हमारा 6 क्रोमोसोम, उसकी वजह से जो चेंज आएगा हमारे जीन में वो हमारा सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम आएगा। ऑटोसोमल डिसऑर्डर हमारा होता है ऑटोसोम्स की वजह से, यानी कि जो 45 क्रोमोसोम्स हैं हमारे, उनकी वजह से जो चेंज आ रहा है। यही ऑटोसोमल डिसऑर्डर हमारा फिर से डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, यानी कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव।
तो यही हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस भी आते हैं वो यही आते हैं कि भाई ये डिजीज़ कौन सी है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है या फिर ऑटोजोमल रेसेसिव है। सेम एज इट इज़ अगर मैं अपने सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की बात करूं तो ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर भी हमारे दो में डिवाइड हो जाते हैं, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर में और सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर में। तो लेट्स सी और डोमिनेंट और रेसेसिव क्या होता है। ऑटोजोमल और सेक्स लिंक तो आपको पता ही चल गया है। तो अब देखते हैं कि सेक्स डोमिनेंट और रेसेसिव, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो जीन्स हैं, ये दो जीन्स हैं, ये दोनों ही जीन्स हमारे म्यूटेटेड नहीं हैं। म्यूटेटेड की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर किसकी वजह से हो रहा है, म्यूटेशन की वजह से, और वह म्यूटेशन कहाँ हो रही है, हमारे जीन के अंदर। तो अगर मान लो हमारे पास ये दो जीन्स है और ये दोनों ही जीन्स हमारे नॉर्मल है, तो क्या कोई डिसऑर्डर होगा? यहाँ पर कोई भी डिसऑर्डर हमारे पास नहीं आएगा, यानी कि कोई भी डिजीज़ नहीं होगी। अब अगर मान लो कि हमारे पास एक जीन हमारा नॉर्मल है और एक हमारा हो जाता है म्यूटेटेड, एक हो गया हमारा म्यूटेटेड, तब क्या होगा? ये जीन हमारा नॉर्मल है और ये जीन हमारा हो गया म्यूटेटेड, तो कभी क्या होगा कि हमारा जो नॉर्मल वाला है, ये दो कंडीशन बनती है यहाँ पर। पहली कंडीशन ये कि हमारा नॉर्मल वाला डोमिनेंट हो जाता है हमारे म्यूटेटेड वाले के ऊपर। नॉर्मल वाला डोमिनेंट हो गया किसके ऊपर? म्यूटेटेड वाले के ऊपर, यानी कि यहाँ पर भी कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि म्यूटेटेड वाला तो खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाया। अब आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में क्या होगा कि हमारा जो म्यूटेटेड डिसऑर्डर है, जो म्यूटेटेड वाला है, ये म्यूटेटेड वाला डोमिनेंट हो जाता है हमारे नॉर्मल वाले जीन के ऊपर, यानी कि इस कंडीशन में ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। म्यूटेटेड वाला डोमिनेंट हो जाता है नॉर्मल के ऊपर, ये खुद को एक्सप्रेस करेगा। डोमिनेंट यानी कि ये हमारा आ गया डोमिनेंट। तो इस तरह से हमारा ऑटोजोमल डोमिनेंट या फिर सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हमारा जो डिसऑर्डर है वो बनेगा। इसमें ही हमारा थर्ड केस हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास ये जो दोनों ही जीन हैं, ये दोनों जीन हमारे आ गए म्यूटेटेड वाले। अब दोनों ही जीन म्यूटेटेड है, इनमें से कोई भी नॉर्मल नहीं है, यानी कि ये डिसऑर्डर करेंगे ही करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये कंडीशन हमारी कहलाएगी रेसेसिव की। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें आई हैं। एक तो फर्स्ट कि भाई दोनों ही नॉर्मल है हमारे जीन, तो कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। सेकंड, डोमिनेंट वाले में हमारे पास दो कंडीशन ये बैठती हैं कि अगर हमारा नॉर्मल वाला जीन म्यूटेटेड वाले जीन के ऊपर डोमिनेंट हो जाए तो हमारा कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। बट सेकंड केस में क्या था कि जब हमारा म्यूटेटेड जीन हमारे नॉर्मल वाले जीन के ऊपर डोमिनेंट हो जाता है तो वो डिसऑर्डर कॉज करता ही करता है, और वो डिसऑर्डर हमारा आएगा डोमिनेंट डिसऑर्डर में। थर्ड हमारा आ गया कि जब हमारे दोनों ही जीन म्यूटेटेड होंगे। अब दोनों ही जीन अगर म्यूटेटेड होंगे तो वो रेसेसिव वाले डिसऑर्डर्स कहलाएंगे। तो या तो ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर आएगा या फिर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर आएगा। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव और डोमिनेंट में क्या होगा कि सेक्स लिंक्ड में हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं हमारे, यानी कि या तो हमारा फीमेल में आएगा XX और मेल में आएगा XY। हमारे पास सेक्स लिंक्ड होता है X लिंक्ड। X लिंक्ड यानी कि सिर्फ और सिर्फ X क्रोमोसोम की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं। हमारी NCERT में भी सिर्फ और सिर्फ X लिंक्ड डिसऑर्डर्स की ही बात की गई है। और सबसे मेन बात ये और याद रखना कि हमारे पास जितने भी डिसऑर्डर्स हैं हमारी NCERT में, वो सारे के सारे रेसेसिव डिसऑर्डर्स हैं। अब भले ही वो ऑटोजोमल रेसेसिव हो या फिर सेक्स लिंक्ड रेसेसिव हो, लेकिन सभी के सभी हमारे पास हैं
रेसेसिव डिसऑर्डर्स। अब देखते हैं कि हमारे जो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं वो कितने पार्ट्स में आगे डिवाइड हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो कि डिवाइड हो जाते हैं ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर्स में और सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स में। ऑटोजोमल रेसेसिव डिसऑर्डर में हमारे पास सबसे पहले है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया यानी कि हमारे पास यहाँ पर किसमें डिसऑर्डर आ रहा है, ये डिसऑर्डर हमारा आता है हमारे आरबीसीज में, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर। रेड ब्लड सेल्स की आपको स्ट्रक्चर पता ही होगा कि ये बाय कनकेव इन शेप होता है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा हेमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन आपको सबको पता ही है कि इट्स अ रेड पिगमेंट विच गिव्स ग्रीन कलर टू दी आरबीसीज। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हेमोग्लोबिन पे, जो हेमोग्लोबिन का आपको अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर हम देखें तो इसके पास 4 हीम पार्टिकल्स होते हैं। कितने? 4 हीम, जिसमें कि हमारे होते हैं कुछ सब यूनिट्स और कुछ चेन्स अटैच, जिनको कि हम बोलते हैं अल्फा चेन्स और बीटा चेन्स। तो 2 अल्फा की और 2 बीटा की चेन्स होती हैं। सिकल सेल अनीमिया को हम क्वालिटेटिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। वो अभी देखते हैं कि हम इसको क्यों क्वालिटेटिव ही बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर कोई चीज़ आ रही है जो कि उसकी क्वालिटी में चेंज लेके आ रहा है। तो हमारे पास ये 4 हिम पार्टिकल्स हैं। ये 4 हिम पार्टिकल्स के पास हमारे पास 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। होता क्या है इसमें कि हमारी जो ये बीटा चेन है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ बीटा चेन, इस बीटा चेन पर हमारे 6th पोजीशन पर इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स अटैच हैं। तो हमारा जो 6th अमाइनो एसिड होगा ये वाला, यहाँ पर हमारा बनना चाहिए क्या? ग्लूटामिक एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड आएगा यहाँ पर? ग्लूटामिक एसिड। लेकिन इस 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड बनने की जगह यहाँ पर बन जाता है वलीन। यहाँ पर बन जाता है क्या? वलीन, जो कि कॉज करता है सिकल सेल अनीमिया को। अब यहाँ पर एक मेन क्वेश्चन आता है कि ग्लूटामिक एसिड को कोड किससे किया जाता है? तो ग्लूटामिक एसिड के लिए हमारे पास कोड होता है GAG और वलीन के लिए आता है GUG। तो हमारा बनना था हमारा यहाँ पर GAG, लेकिन यहाँ पर बन जाता है हमारा GUG। दैट इज गैग से हमारा फॉर्म हो गया है यहाँ पर क्या? गग। ये गैग से हो गया है गग, जिसकी वजह से हमारे सिकल सेल अनीमिया की शेप में चेंज आ गया है। ये हमारा सिकल सेल अनीमिया की शेप में चेंज लेके आया है। किस में चेंज लेके आया है? उसकी शेप में। शेप है हमारी बाय कनकेव, लेकिन कैसी हो जाती है? सिकल सेल शेप। सिकल जो एक आपने देखा होगा ना कि यूज़ करते हैं फार्मर्स हमारे ये खेती बाड़ी में, तो ये सिकल सेल है। तो इसीलिए इसको हम सिकल सेल अनीमिया भी बोलते हैं, क्योंकि आरबीसीज की जो शेप है वो सिकल सेल शेप हो जाती है। तो इसकी क्वालिटी में डिफरेंस आ गया। किस में? क्वालिटी में। इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। और इसके कारण क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज अ ब्लड वेसल, तो ये ब्लड वेसल में कुछ इस तरह से जाकर लग जाती हैं, जिससे कि ये ब्लॉकेज प्रोड्यूस करती हैं हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट सिकल सेल अनीमिया। लेट्स सी द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया को हम PKU से भी जानते हैं। कैसे? PKU से भी। अब फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होता है कि फिनाइल एलेनीन है। ये फिनाइल एलेनीन हमारी बॉडी के अंदर चेंज हो जाता है। किस में? टायरोसिन के अंदर। किस में चेंज होता है? टायरोसिन के अंदर। लेकिन यहाँ पर आता है हमारा एक एंजाइम जिसकी हेल्प की वजह से ये चेंज होता है।
कौन चेंज होता है? फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज होता है। देखो ये सभी नेम ना हमारे फिनाइल कीटोन्यूरिया से ही हैं, तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं होने वाली है कि भाई आपको याद करने में कोई परेशानी ही होगी। तो ये फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज होता है एक एंजाइम की वजह से। वो एंजाइम कौन है? ये है हमारा फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम है? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि चेंज करता है फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन के अंदर। अब फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होगा कि ये जो एंजाइम है हमारा, ये हो जाता है एब्सेंट। क्या होता है यहाँ पर? ये एंजाइम ही एब्सेंट होगा। अब ये एंजाइम अगर एब्सेंट है तो क्या हमारा फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा बॉडी के अंदर? ये फिनाइल एलेनिन बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक जगह इकट्ठा होता रहेगा, और इकट्ठा होने से ये बना देगा यहाँ पर फिनाइल पायरुविक एसिड। क्या बना देगा? फिनाइल पायरुविक एसिड। ये फिनाइल पायरुविक एसिड कॉज करता है मेंटल रिटार्डेशन को। किसको कॉज करेगा? मेंटल रिटार्डेशन को। तो इट्स वेरी इजी टू लर्न कि भाई फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या हो रहा है? फिनाइल एलेनिन है, वो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में चेंज होना चाहिए, लेकिन किसकी हेल्प से? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की वजह से। ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज हो जाता है हमारा एब्सेंट, और क्या होगा कि ये फिनाइल एलेनिन अब बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से फिनाइल पायरुविक एसिड फॉर्म हो जाएगा, और ये कॉज करेगा मेंटल रिटार्डेशन को। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। इसको हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया क्या था हमारा? क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। इन दोनों के लिए ही एमसीक्यूज में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा हमारा क्वांटिटेटिव है और कौन सा हमारा क्वालिटेटिव है। तो थैलेसीमिया हमारा आएगा क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई खराबी हो रही है। किसमें? क्वांटिटी में। या तो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं है, या फिर क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया दोनों ही हमारे होते हैं आरबीसी के डिसऑर्डर। आरबीसी में हमारा फिर से देखो हेमोग्लोबिन है, यानी कि जब हमारे हेमोग्लोबिन की चेन बन रही है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल है कि जब हमारे हेमोग्लोबिन की चेन बन रही है तो यहाँ पर क्या आएंगे? अमाइनो एसिड्स आकर अटैच होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 7 अमाइनो एसिड्स आए हैं इस चेन में, तो आगे की तरफ वापस से हमारे पास 7 ही आने चाहिए, लेकिन थैलेसीमिया में क्या होगा कि ये 7 के 7 अमाइनो एसिड्स ना आकर मान लो यहाँ पर आ गए 5 या फिर आ गए 4, तो क्या हुआ है? क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। क्या डिक्रीज हुआ है? क्वांटिटी। दैट मीन्स इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट्स अ क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। किसकी वजह से हो रहा है? हेमोग्लोबिन में ही अमाइनो एसिड्स की जो चेन फॉर्म हो रही है उस पर। ये 7 भी है, मान लो 150 चेन है, 150 अमाइनो एसिड्स है, तो 150 में से फॉर एग्जांपल 140 ही बन पाई, 130 बन पाए, 120 बन पाए, तो नंबर्स वेरी करेगा, बट क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर हमारा आ जाता है थैलेसीमिया। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में हमारे पास है सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो भाई सिस्ट होता क्या है? तो सिस्ट हमारा होता है नॉन कैंसरस मास। नॉन कैंसरस मास, ये कोई भी कैंसर कॉज नहीं करता है। तो क्या होता है अब इसमें? यहाँ पर सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है हमारे पास कि इस नॉन कैंसरस मास की वजह से जो म्यूकस का सिक्रीशन है, सिक्रीशन ऑफ
सिक्रीशन ऑफ म्यूकस हमारा ज़्यादा हो जाता है, सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इंक्रीजेस, म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होगा। अब म्यूकस तो आप सबको पता है, म्यूकस होता क्या है? म्यूकस इज अ थिक विस्कस फ्लूइड, इट्स अ थिक विस्कस फ्लूइड और लिक्विड, जो भी आप कहना चाहो, थिक विस्कस फ्लूइड है, यानी कि इसकी विस्कोसिटी थोड़ी सी हाई है हमारे नॉर्मल लिक्विड से। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? म्यूकस आप सबको पता है कि म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम अपने स्टमक की बात करें तो हमारे स्टमक की लाइनिंग पर म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि हमें HCl से बचाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अदरवाइज हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा स्टमक बर्न हो जाएगा। तो म्यूकस क्या हो गई? एक प्रोटेक्टिव लेयर है। लेकिन जब यही प्रोटेक्टिव लेयर, यही म्यूकस बहुत ही ज़्यादा सिक्रीट होनी स्टार्ट हो जाए, लाइक हम ब्रोंकियल्स की बात करते हैं, ये आ गए हमारा। अगर हम अपने इसकी ट्रैकिया की बात करें तो यहाँ पर अगर इस ट्रैकिया में म्यूकस का सिक्रीशन अगर मैं इंक्रीज कर दूँ तो क्या होगा? यहाँ जो एयर पैसेज है वो एयर पैसेज हमारा बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा ही बचेगा। और यही म्यूकस अगर और ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाए तब क्या होगा? हमारा यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाएगी, यानी कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं जा पाएगी, हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो यही है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि जिससे की वजह से क्या होता है कि जो म्यूकस का सीक्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो ये हमारे 4 हमारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोनूरिया, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट देखते हैं हमारी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर यानी कि ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम पर है, और मैंने क्या बताया था कि मेनली हमारे हैं एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। कौन से हैं ये हमारे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स? सबसे पहले है हमारे पास कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि जिस भी इंसान को कलर ब्लाइंडनेस होगा वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, किसमें? रेड और ग्रीन कलर में। किसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा? रेड और ग्रीन कलर में। रेड और ग्रीन कॉर्न सेल्स को वो पहचान नहीं पाएगा, तो ये कॉज कर देगा कलर ब्लाइंडनेस। प्लस में कलर ब्लाइंडनेस हमारा होता है और ये शो करता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में होगा अगर ये डिजीज, ये डिसऑर्डर किसी मेल को है तो वो मेल से यानी कि फादर से, सबसे पहले मदर ले लेते हैं, चलो मदर से ये पहले जाएगा सन के अंदर, सन से ये वापस जाएगा किसमें? उसकी डॉटर के अंदर। और अगर ये फादर में है तो फादर से जाएगा डॉटर के में, और डॉटर से वापस जाएगा जो डॉटर का सन होगा उसके अंदर। तो इसीलिए इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो ये आ गया हमारा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हेमोफीलिया। हेमोफीलिया को हम बोलते हैं रॉयल डिजीज। क्या बोलते हैं हम हेमोफीलिया को? रॉयल डिजीज, या फिर हम इसको बोलते हैं ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज ऐसा क्यों है भाई? अब हेमोफीलिया होता क्या है? हेमोफीलिया में बेसिकली होता है कि अगर आपकी उंगली पर एक छोटा सा कट भी लग गया हो तो वहाँ पर हमारा होता है कि क्लॉटिंग आ जाती है, लेकिन हेमोफीलिया की वजह से हमारे वो प्रोटीन्स अफेक्ट हो जाते हैं जो क्लॉटिंग करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो क्लॉटिंग है वो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, ब्लड हमारा फ्लो होता ही रहेगा चाहे एक स्मॉल ही कट क्यों ना हो।
ये डिजीज़ को रॉयल डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये डिजीज़ सबसे पहले हुई थी क्वीन विक्टोरिया को। इवन क्वीन विक्टोरिया को ये हुई नहीं थी, क्वीन विक्टोरिया इस डिजीज़ की कैरियर थी, वो कैरी फॉरवर्ड कर रही थी। तो वो कौन थी? क्वीन विक्टोरिया, और वो इस डिजीज़ के लिए थी कैरियर। ब्लीडर्स डिजीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो हमारा कंटिन्यूसली फ्लो होता ही रहता है। ये क्रिस क्रॉस पैटर्न भी और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी शो करता है कि अगर मदर को है तो मदर से सन में जाएगा, सन से वापस सन की जो डॉटर होगी उसमें, और अगर फादर है तो फादर से डॉटर में, और डॉटर से वापस ये जाएगा उसके सन में, यानी कि मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल। यही होता है हमारा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, और यही है हमारा हेमोफीलिया, जिसको कि हम ब्लीडर्स डिजीज़ और रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा सेशन एक क्विक रिवीजन बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो भी आपको कोई डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।